हेलो रोड, मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन की तरफ से आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार, महादेव। और जैसा कि मैं आप लोग जानते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अक्सर आप लोगों के बीच में आता रहता हूं और म्यूजिक से रिलेटेड उन कंटेंट्स को मैं ज्यादा फोकस करने का प्रयास करता हूं जिन कंटेंट्स के माध्यम से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे बैठ रहे हैं उनको कुछ न कुछ जानकारी मिल सके और वो जानकारी उनके काम आ सके। तो आज मैं जिस विशेष व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं, उनको ठुमरी की रानी के नाम से भी जाना जाता है और कई बार ठुमरी के रानी के नाम से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं या एग्जामों में पूछने की संभावना रहती है कि भाई ठुमरी की रानी कौन है। तो जैसे हम लोग ठुमरी की बात करते हैं, वैसे ही बनारस घराने की एक बहुत ही प्रखर और बहुत ही माधुर्य से भरी हुई आवाज गिरजा देवी की हमारे जहन में आती है। तो जी हाँ, गिरजा देवी जिनको ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है, गिरजा देवी के जीवन परिचय से जुड़ी कुछ विशेष बातों को जानने का हम प्रयास करेंगे। गिरजा देवी नो डाउट ठुमरी की पर्याय थी और क्लासिकल संगीत को उन्होंने ठुमरी के माध्यम से इतनी संजीदगी के साथ पेश किया कि श्रोता जो होते थे उनकी ठुमरी को सुन करके आदमी घोर हो जाया करते थे, मगन हो जाया करते थे। तो उनकी एक छोटी सी जीवनी को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। तो आप लोग इस जीवनी को ध्यान से देखें और जो मेन कंटेंट है, जो जरूरी तथ्य हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं, मेरे विचार में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीजों को तो मैं अंडरलाइन करूंगा ही, आपको बताऊंगा कि ये विशेष है। उसके बाद भी जो बिंदु आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो और बाय द वे हमसे छूट जा रहे हो, उन चीजों को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा, ताकि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको हाथ न मलना पड़े कि काश ये वाला भी मैं देख लिया होता। ठीक है, तो चलिए आते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं अपने क्लास की तरफ। तो जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं गिरजा देवी जी का। और गिरजा देवी जी का जो जन्म था वह 8 मई 1929 को उनका जन्म हुआ था। गिरजा देवी बनारस की रहने वाली थी। वहां की जो नगरी थी बनारस, वो एक समय उस क्या कहते हैं कि उच्च परिवार में, उच्च कुल में पैदा हुई थी गिरजा देवी। और गिरजा देवी के जो पिताजी थे, वो पिताजी इनको रामदेव राय, पिताजी का नाम रामदेव राय थे, जो कि अपने समय के जमींदार थे और संगीत के बहुत ही ज्यादा प्रशंसक आप कह लीजिए। इनके लिए बचपन में उन्होंने संगीत के गुरुओं की व्यवस्था कराई, जहां से उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। संगीत की शिक्षा गिरजा देवी ने सबसे पहले गुरु पंडित सरयू प्रसाद मिश्र, जिनका संबंध बनारस घराने से, उनसे क्या कहते हैं कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संगीत की लेनी शुरू की। 9 वर्ष की आयु में पंडित श्री चंद्र मिश्र से भी उन्होंने संगीत की शिक्षा प्रारंभ की। तो जैसे पंडित सरयू मिश्र, कौन सरयू मिश्र, और दूसरा नाम कौन सा हमारे पास आता है, श्री चंद्र मिश्र। ठीक है, श्री चंद्र। यह दो नाम ऐसा है कि अगर इन दो नामों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे कि गिरजा देवी के गुरु थे, तो सरयू चंद्र मिश्र का भी अगर नाम देता है तो आपको टिक लगा देना है, श्री चंद्र जी का भी नाम देता है तो उनका भी टिक लगा देना है आपको। और ये पूछ देता है क्वेश्चन की गिरजा देवी का संबंध किस घराने से रहा, तो गिरजा देवी का संबंध किससे रहा, बनारस घराने से रहा। उसके बाद गिरजा देवी ने सरयू प्रसाद में शास्त्रीय संगीत का माधुर्य आवाज, इन्होंने कजरी, देखिए जो कजरी है, चैती है, ये हमारे जो पूर्वांचल की जो भूमि है, यहाँ पे यह बहुत पनपी, बहुत उपजाऊ भूमि रही है हमारे लोक विधाओं के लिए, जो पूर्वांचल रहा है। तो पूर्वांचल में सिरमौरी की तरह बनारस को जाना जाता है, देखा जाता है, महादेव की नगरी है आपकी बनारस। तो वहां पे उन्होंने इस चीज को, इस विधा के जो लोक विधा थी, इस विधा को ऊपर उन्होंने उठाया है। ठुमरी को लेकर के कुछ विद्वान उसको सेमी क्लास में मानते हैं, कुछ विद्वान उसको फोक से जोड़ते हैं। तो वो चाहे विधा जो रही हो, लेकिन उन्होंने उसमें शास्त्रीय संगीत का जो रंग घोला वह अपने आप में अद्वितीय रहा। खैर, बाद में उनकी शादी हो जाती है एक व्यवसायी परिवार में 1946 में। और चूंकि उस समय इनको अनुमति नहीं रहती कि भी अब आप बड़े परिवार के हो, आप संगीत सीख रही हो, कोई विधा सीख रही हो, सम्मान है उसका, नॉलेज का सम्मान है, लेकिन आप प्रदर्शन नहीं कर सकती हो। तो कुछ पारिवारिक समस्याएं भी हैं जो बड़े बुजुर्ग घर के वो मना करते रहे कि नहीं, ये चीज नहीं करना आपको। लेकिन गिरजा देवी चूंकि अंदर से एक आर्टिस्ट थी, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी और उन्होंने कन्विंस किया अपने परिवारों वालों को कि नहीं, क्या है कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा पैशन है। आदमी दो तरह से काम करता है ना, एक वी हैव द प्रोफेशन, एक वी हैव द क्या कहते हैं कि कंपल्शन में काम करते हैं, वी हैव द चॉइस काम करता है। तो उन्होंने बताया कि मैं पैशन मेरा है और मुझे इसे आप लोग पूरा करने दीजिए। परिवार समृद्ध परिवार था, बात उन्होंने समझा और 1949 में उन्होंने इलाहाबाद में आकाशवाणी केंद्र से अपना पहला प्रदर्शन किया। तो पहला प्रदर्शन कब किया, पहला प्रदर्शन 1949, कहां से,
आकाशवाणी, आकाशवाणी, आकाशवाणी से उन्होंने पहला प्रदर्शन अपना किया। कौन सी आकाशवाणी? इलाहाबाद, इलाहाबाद आकाशवाणी से उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन किया उन्होंने। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। विष्णु नारायण भारत खंड और विष्णु दिगंबर पुरस्कार ने स्वतंत्रता से पहले भारतीय संगीत को लेकर के जो बहुत ही बृहद काम किया था और जो बेसिक काम किया था, नींव जो उन्होंने खड़ा की थी, उस नींव को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने सार्थक तरीके से किया। जैसे कि मैक्सिमम लोगों को गुरु शिष्य परंपरा में सिखाने का भी काम किया और स्कूल कॉलेजेस से जुड़ करके भी लोगों को इस विधा के बारे में उन्होंने बताया, समझाया और अपनी जानकारी उसको दी। आफ्टर दैट 51 में इन्होंने बिहार के आरा में जो संगीत सम्मेलन क्या कहते हैं आयोजित किया गया, उस संगीत सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बड़ी वाहवाही लूटी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार सम्मेलन में गिरिजा देवी ने कब भाग लिया था? तो बिहार सम्मेलन में गिरिजा देवी कब भाग लेती हैं? बिहार सम्मेलन, बिहार के आरा सम्मेलन में आप कह सकते हैं। तो आरा बिहार का एक जिला है जहां से आपके पवन सिंह जी आते हैं। तो बिहार में आरा में 1951 में क्या किया था इन्होंने? पहला अपना प्रोग्राम दिया हुआ था। ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है कि 80 के दशक आते आते उन्होंने कलकत्ता स्थित ITI संगीत रिसर्च एकेडमी ने आमंत्रित किया और वहां पे जाकर उन्होंने कई योग्य शिष्य तैयार किए और शोध के कार्यों में अपना पूरा का पूरा योगदान दिया। 90 के दशक में काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से ये जुड़ती है और अनेक छात्र छात्राओं को प्राचीन संगीत परंपरा की शिक्षा दीक्षा इन्होंने दी। ठीक है। तो इस चीज को, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इस चीज को उनको समझना होगा, जानना होगा। ओके, आइए अब आते हैं कि गायन शैली पे हम लोग आते हैं। ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, बनारस घराने की जो विशेषताएं रही, उन विशेषताओं को लेकर के इन सभी संगीत की शैलियों पर इनकी बराबर की पकड़ रही और सभी को उन्होंने समय समय पर प्रस्तुत किया, किंतु ठुमरी को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वरीयता दी। इसके बाद क्या होता है कि संगीत में इन्होंने एक काम ये किया कि उसके सौंदर्य के प्रकटीकरण पे विशेष बल दिया। जैसे देखिए, दो चीजें, एक तो है कि हम लकीर के फकीर हैं कि जो चीज है उस चीज को हूबहू हमको प्रकट करना है। दूसरी चीज ये है कि जो चीज है अपने आप में यूनिक है, उसमें अपने भाव को इंक्लूड करते हुए उसको हम और भी खूबसूरती के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, ताकि उसकी अपनी एक अलग पहचान बन सके। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले बिंदु पर। संगीत की यात्रा के विषय में हमने आपको बता दिया, गायन शैली के विषय में बता दिया। ठुमरी की रानी की पदवी इनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ था कि ठुमरी की रानी है ये, और ठुमरी के रानी के नाम से भी इनको अच्छी तरह से जाना जाता है और इनकी अपनी एक विशेष पहचान है ठुमरी की रानी के नाम से। कुछ अवार्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। 1972 में पद्मश्री पुरस्कार ये पूछ देता है। ठीक है। पद्मश्री कब इन्होंने पाया? पद्मश्री कब पाया भैया? 1972, 1972 में क्या पाती है? पद्मश्री का पुरस्कार ये पाती है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब इन्होंने पाया? 1977। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब पाया? 1977 में इन्होंने पाया। ठीक है। आफ्टर दैट पद्म भूषण, पद्म भूषण कब ये पाती हैं? पद्म भूषण, पद्म भूषण का पुरस्कार इनको मिलता है 1989। ये तीनों के तीनों अवार्ड जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को एकदम आप नोट आउट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। संगीत नाटक अकादमी में फेलोशिप 2010 में। ठीक है। फेलोशिप कब पाती है संगीत नाटक अकादमी का? संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ठीक है ना, फेलोशिप, फेलोशिप कब पाती हैं? 2010 में पाती हैं। ये चीज भी आपको लिख लेना है, नोट आउट कर लेना है। ठीक है। महासंगीत सम्मान अवार्ड 2012, ये भी पूछ सकता है, जबकि ये बहुत ही अजीब टाइप का अवार्ड है, सबको ये चीज नहीं मिलता है। ठीक है। इन्होंने पाया हुआ है महासंगीत सम्मान, संगीत सम्मान अवार्ड, महासंगीत सम्मान अवार्ड। ठीक है। कब पाती हैं ये? 2012 में पाती हैं। और पद्म विभूषण इनको मिलता है 2016 में। ठीक है। पद्म विभूषण इनको कब मिलता है? 2016 में। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो श्रेष्ठ 4 अवार्ड हैं, पद्मश्री है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो जो वरिष्ठ टॉप 3 पुरस्कार हैं वो सभी पुरस्कारों के समय समय पर पाई हुई है। एक पुरस्कार को इन्होंने पाया हुआ 1972 में, एक पुरस्कार को इन्होंने पाया है 1989 और एक पुरस्कार को उन्होंने पाया है
2016 में। तो ये तीनों अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा। आफ्टर दैट जीवन लीला है, जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको एक दिन जाना ही जाना है। ठीक उसी तरह से हमारी गिरजा देवी ने अपने जीवन पर्यंत संगीत की सेवा करते हुए 24 अक्टूबर 2017 को, कब 24 अक्टूबर 2017 कलकत्ता में कुछ समय थी और कलकत्ता में इनको हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद इनकी जो ई लीला होती है वह समाप्त हो जाती है। और गिरजा देवी के सानिध्य में जो भी फनकार नए पैदा हुए आज संगीत की सेवा पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं और उनके नाम को रोशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ गिरजा देवी ने एक नया मार्ग बताया, एक नया रास्ता बताया और उसपे जो संगीत प्रेमी हैं वो सहर्ष चलते रहते हैं और संगीत प्रेमी सदैव उनके आभारी हैं और रहेंगे। इस छोटे से परिचय के साथ मैं अपने इस वीडियो को आज यहीं पे संपन्न करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक बात पहुंचे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि संगीत विषय से रिलेटेड क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं। जिस भी स्टूडेंट को टीएसटी, पीएचडी, EMRS, KBS, NBS, GRF, जिस भी तरह के संगीत से रिलेटेड कोर्स के लिए अगर उन्होंने कहीं अप्लाई किया हुआ है, वो क्लास लेना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें। हमारा नंबर हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है 9721348302। आप संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद। महादेव।